जो मेरे जैसा सामान्य आदमी समझ पा रहा है कि बिना आदमी के तकनीक और मशीनें लड़ेंगी, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी। हम आलू के चिप्स में उलझे रहे, वो माइक्रो चिप्स बना रहे, हम आलू के चिप्स में उलझे रहे हैं, और बाकी टाइम बचा तो उसमें राजनीतिक तू में उलझ गए, जो खाली टाइम बचा बोले मैं तेरी कमीज फाड़ूं, तू मेरा कुर्ता फाड़। तो वो स्थिति है। ठीक है आशीष जी, आप जो बात आदित्य जी ने कही या जो बात गोपाल जी कह रहे थे, ठीक बात है। अगर परिस्थिति ऐसी बनी कि रोबोट लड़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम होगा, तब तो स्थिति परिस्थिति और व्यक्तिगत शौर्य जिसको लेके हम लोग अभिभूत रहते हैं और वास्तव में अभिभूत रहने वाली चीज है। हमने उन विकट परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, सामान्य कपड़ों में, सामान्य जूतों में। वो अभिनंदनीय है, वंदनीय है शौर्य और साहस। लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि वो उसकी वो ही खत्म हो जाता है, प्रासंगिकता चीज की नहीं। जहां आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जहां आपके सामने रोबोट होगा, ड्रोन होगा और उस ढंग की चीजें होंगी, तो पूरा परिदृश्य ने बदल जाएगा। अभिलाष जी, निश्चित रूप से जो लड़ाई 1970 तक लड़ी गई, वो व्यक्ति के शौर्य पे ज्यादा लड़ी जाती थी। टेक्नोलॉजी लगभग 19-20 ही रहा करती थी। लेकिन आने वाले समय में जो लड़ाई होगी वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी। आज भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप यहाँ से वेपन फायर करिए और वो सीधे अमेरिका में जाके ब्लास्ट होगा। तो किसी आदमी को यहाँ से अमेरिका तक जाने की तकल्लुफ क्यों उठाना है, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मिसाइल यहाँ से लॉन्च करी और सीधे जाके अमेरिका में गिर रही। अब अमेरिका के पास भी वो टेक्नोलॉजी है कि जो मिसाइल हमने यहाँ से लॉन्च करी उसे आसमान में ही उड़ा दे, तो उसे भी वहां किसी को खड़ा नहीं करना है। तो अब जो आने वाला युद्ध है, किसी भी कन्वेंशनल वॉर जब 1 to 1 होगा, तो वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई होगी। अब टेक्नोलॉजी आप कहाँ से लाते हैं, टेक्नोलॉजी पे आप क्या फोकस रखते हैं, ये वहां की सरकार आज जो आप बनाना शुरू करेंगे, जैसे अभी जो तेजस या जो MBT जो अर्जुन बनाया था, उसमें 10 से 15 साल लगे। तो आपके पास इतना समय, जब आप उतने साल में बनाते हैं तो क्या होता है कि वो चीज जो आपने बनाई है वो बहुत जल्दी आउटडेट हो जाती है, क्योंकि आपने आज के हिसाब से बनाना शुरू किया। आपका जब वो फंक्शन कुकिंग टाइम ज्यादा है, कुकिंग टाइम ज्यादा हो जाता है जी, जरूरत से ज्यादा, तो वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय बेकार हो जाता है। तो ये चीज हमें तैयारी, अब वहां क्या थोड़ा सा राजनीतिक इसका पहलू भी है कि हमारे यहाँ अमिताभ जी राजनीतिक जो सोच होती है चुनाव जीतने के लिए, उसमें देश की सुरक्षा, देश में बनाए जाने वाले उपकरण, आप जाके कोई सरकार, किसी की भी सरकार हो जाके बोले हमने बहुत बढ़िया उपकरण बनाए हैं, इससे देश को बहुत फायदा होगा, लोग कहेंगे अच्छा बनाया होगा, लेकिन उस पर वोट कोई नहीं देने वाला, वोट नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, कोई वोट नहीं देने वाला है उस पे। वो जाके बोले मंदिर यही बनेगा, मैं तुम्हारी जाति का हूँ, वो सब वोट दे देंगे उसी पे। तो जहां राजनीतिक सोच ऐसी होगी, क्योंकि लोगों की सोच वैसी है, तो राजनीतिकों की भी सोच वैसी है। तो जब आप ऐसी धारणा लेकर के चलेंगे, तो उस देश पे वहां ये बनाने की चीजें कौन सोचेगा। अब सवाल ये है कि आर्थिक रूप से हम अगर चीन को हम फायदा हम दे रहे हैं, तो आज मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, कांग्रेस के और उनके, वो दूसरों पे कि तुम्हारे उसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे उसमें, जो होना था हो गया भाई। आज क्या आप ये स्टैंड ले रहे हैं कि आप चीनी कंपनियों को जो है इंपोर्ट जो वहां से कर रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे? क्या कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन क्या सदन में आपके पास फिर भी पर्याप्त सांसद हैं, विपक्ष है, हम भी हैं, आप वहां ये बिल लाएंगे कि नहीं चीन पे रोक लगाई जाए, वहां से जो सामान आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला है आने वाले समय में। हम जब प्यास लगेगी तब कुआं नहीं खोदना है ना, कुआं तो पहले से खोद लेना है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात की आशीष चतुर्वेदी ने। मैं एक बात कह के अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के पास जाऊंगा, ताकि उनका भी उतना ही अधिकार है अपनी बात कहने का। जैसे सामान्य आदमी के लिए जो मैं समझ पा रहा हूं, सामान्य आदमी के प्रतिनिधि के तौर पर, अल जवाहिरी को मारा गया, अभी कोई नहीं गया, कहीं जूतों की खटपट नहीं सुनाई दी, दाएं मोड़ बाएं मोड़ कुछ नहीं, आदमी का कोई भूमिका नहीं, हजारों हजार किलोमीटर दूर कंप्यूटर पर कोई आदमी बैठा होगा, और अल जवाहिरी का मकान, इलाका, मोहल्ला, पहले देश आइडेंटिफाई हुआ, फिर प्रदेश, फिर इलाका, फिर मोहल्ला, फिर मोहल्ले में घर, घर में खिड़की,
आइडेंटिफाई हुई और काम तमाम हो गया। अब मेरे जैसे सामान्य आदमी समझ रहा है कि भविष्य के युद्ध ऐसे ही होंगे, वो दाएं मोड़ो बाएं मोड़ो वाले नहीं होंगे। भैया आदित्य प्रताप जी, गोपाल सिंह जी, आशीष जी, ठीक समझ रहा मैं? बिल्कुल। बड़ी शक्तियां कम से कम ऐसा ही युद्ध लड़ेंगी। छोटे छोटे देशों को छोड़िए, लेकिन बड़ी शक्तियां ऐसा ही युद्ध लड़ेंगी। गोपाल जी ठीक कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा? आदित्य जी, लड़ाई ऐसी होगी अब तो। हमने वो जो 71 के शौर्य देखे, हमने वीर अब्दुल हमीद का शौर्य जो देखा, वो माथे पर उनके चरणों की धूल लगाने जैसी है चीज। वो इतना बड़ा काम, लेकिन समय बदल गया। अफगानिस्तान में इतना बड़ा ऑपरेशन अमेरिका ने किया, जीती हारी छोड़िए, लेकिन उसकी ह्यूमन कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि वो तो उतरे नहीं जमीन में, सुरक्षित उसमें रहे और बाकी कंप्यूटर पर खेले। और जहां शारीरिक संघर्ष की जरूरत हुई वह अफगानी आगे कर दिए, बोले मरो मारो, जानवरों की तरह से अफगानियों को लड़वा दिया। ये परिस्थिति बनेगी। खैर, विकास जी, जो बात आशीष चतुर्वेदी कह रहे थे उसी बात पर मेरा आज ज़्यादा फोकस है। स्वाभाविक है, आपको अपनी राजनीतिक बात कहने का अधिकार पूरा है, उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा फोकस थोड़ा अलहदा है। मोबाइल फोन चाइना का क्यों बिके? ठीक, ये भी मैं रोज पढ़ता हूं कि जी वो डाटा चोरी कर रहा है चाइना, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है, खतरा हो जाएगा। लेकिन ओप्पो टोप्पो तमाम तरीके की चीजें हैं उसकी जो बिक रही भारत में, बड़ी संख्या में बिक रही। जहां बहुत ऐसी समस्या हो कि वो तकनीक दुनिया में कहीं है ही नहीं, मजबूरी है, तो चलो भाई चाइनीज को ठेका दे दें, समझ में आता। नेल कटर भी चाइना बनाएगा, टार्च डालने वाला सेल भी चाइना बनाएगा, और बच्चों की खिलौने वाली कार भी चाइना बनाएगा। गजबे नहीं है? इस पर तो रोक लगे पहले, बाकी चीजें बाद में होंगी, ये तो तत्काल हो सकता है। विकास जी, देखिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप चिंता व्यक्त कर रहे हैं, विषय यही है कि अगर ड्रोन या तकनीक से युद्ध होता है तो उसमें हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस पर बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पूरी तरीके से उठा रहा है सवाल, क्योंकि हमारी जो भौगोलिक सामाजिक स्थिति है उस जगह की, उस जगह से हम चाइना पर पूरी नजर रखते हैं, और चाइना लगातार ऊंचाई पे चढ़ के हमारी सीमाओं के अंदर अपना कब्जा बना रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, और हमारी सरकार लगातार इस बात को नजरअंदाज कर रही है। 2014 से अगर 2 दर्जन से ज्यादा बार उन्होंने अतिक्रमण किया, और डोकलाम, गलवान और पोंगा, अभी वर्तमान का जो हुआ तवांग का, और इस घटना के बाद अगर सरकार कहती है कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। जब बिहार के सैनिक, वहां के सैनिक जब बिहार के गांव में अपने घर पे जब उनका 100 पहुंच रहा है, तब इस देश को पता चल रहा है कि चाइना ने हमारे यहाँ कब्जा कर लिया है, हमारी जमीनों में कब्जा कर लिया, हमारे यहाँ लोग शहीद हो रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी चैन की अगर बंसी बजाएंगे तो आप ये व्यवसायिक दृष्टिकोण से जो हम बात कर रहे हैं, डिबेट को डाइवर्ट करने की विषय है। ये व्यवसायिक लड़ाई को हम लोग लड़ लेंगे, ये नहीं करेंगे उनके साथ व्यवसाय, पर जो हमारी सीमा पर कब्जा हो रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसा तो कहा नहीं है शी जिनपिंग ने कि आप हमसे व्यवसायिक रिश्ता रखेंगे तो हम आपकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अगर ऐसा समझौता, गुप्त समझौता हुआ है मोदी सरकार से, तो ये देश के सारे सैनिकों के लिए और हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और हमारे स्वाभिमान सूर्य प्रकाश मैथिल, ठीक, अब आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। सूर्य प्रकाश मैथिल, कांग्रेस कह रही कि भैया 2-2 हाथ कर लो, फरिया लो, जो मैं समझ पाया। देखिए अमिताभ जी, जी, पहले तो मेरा निवेदन है कि इनका फीडर ऑफ रखें, मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। नहीं, आपको पूरा अवसर है, उनको पूरा अवसर था, आपको भी पूरा अवसर है। जी, ये ना कूदेंगे, जैसे मिर्च लग जाती है ना, फिर कूदेंगे। ठीक, रुक जाओ भैया अभी। जी, देखिए अमिताभ जी, देखिए फिर बोलना शुरू कर दिया अमिताभ जी, ऐसे तो बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, विकास जी की आवाज अभी नहीं आएगी, केवल मैथिल जी की आएगी। जी, देखिए अमिताभ जी, अभी इन्होंने कहा कि भैया चाइना से आया है और हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। देखिए मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, हमारा यदि एक भी सैनिक शहीद होगा
तो उसका बदला पूरी तरह से चाइना से लिया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान से भी लिया गया। इनकी तरह नहीं कि कड़ी निंदा करते हैं और कह के बस हमारे फौजियों के सर काट के वो ले गए तो ये सिर्फ कड़ी निंदा करते रह गए। जबकि भारतीय सेना में अब जो वो शौर्य है कि वो घुस के मार रही है, पाकिस्तान है। और रही बात चाइना के अंदर भी, तो आप गलवान देख लीजिए, डोकलाम देख लीजिए और ये तवांग देख लीजिए, भारतीय सेना ने पीट कर भगाया है उन लोगों को। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं बहुत ही विनम्रता से कि माननीय प्रधानमंत्री जी भविष्य की इसी लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए देश को आधुनिकीकरण की तरफ लेके गए। आपसे पूछता हूं अमिताभ अग्निहोत्री जी, जब तक यूपीआई का चलन नहीं चला था इस देश के अंदर, जब तक डिजिटल ट्रांजेक्शन का चलन नहीं चला था, अगर आप मुझे 1000 रुपया अगर देंगे चेक से तो कितने दिन में मेरे पास आएगा? 4 दिन में आ रहा था, आज वो 4 सेकंड में आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कोई सोच रखी है, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, चाइनीज कंपनियां इस देश के अंदर अपना प्लांट लगाने जा रही है, वो यहां से प्रोड्यूस करेंगी और पूरे विश्व में निर्यात करेंगी। धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी की यही सोच है, सोची अपनाओ। वो कहते हैं लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं कि भैया लोकल से खरीदो और अपने घर में लेके जाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार एक ही टारगेट रखते हैं कि इस देश के अंदर हम किस प्रकार से अपने उद्योग धंधों को ऊपर चढ़ाएं, हमारी सेनाओं को कैसे मजबूत करें, हमारी सीमाओं को कैसे मजबूत करें। ये इतनी बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, इनको शर्म आनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए 2014 में, उसके बाद लगातार चाइना और पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार रोड बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि चाइना इतना परेशान है, क्योंकि उनको पता है भारतीय सेना 4 दिन में पहुंचती थी पहले, आज वो 4 घंटे में वो पहुंचने की ताकत रखती है। भारतीय सेना के लिए हवाई पट्टियां बन रही है बिल्कुल बॉर्डर के पास। क्या इन्होंने किया ऐसा कुछ? 1962 में भारत की सेना की हार के बाद इन्होंने हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए। बड़ी अच्छे से आपने अपनी बात रखी मैथिल जी। ठीक है मैथिल जी, ये सब चीजें तो पार्लियामेंट में मिल गई जनता को। भाजपा कांग्रेस का अपना फ्लेवर है ना, वो वहां चख लिया जनता ने। पार्लियामेंट में आज दिन भर यही रहा। मैं थोड़ी दूसरी बात कर लूं अगर इजाजत हो तो। आदित्य प्रताप जी एक बार अच्छा, गोपाल सिंह जी मुझे ये बताइए एक लाइन में, यही बात मैं आशीष जी से भी पूछूंगा बहुत संक्षेप में, कि 1962 के युद्ध से 2013 तक का जो समय रहा, यानी नेहरू जी के समय जो युद्ध हुआ उसके बाद से नरेंद्र मोदी के आने तक का जो कालखंड रहा, उसमें चाइना और भारत की क्या स्थिति रही, क्या ऐसा रिश्ता रहा? देखिए उस समय भी चीन ने यानी अपनी तरफ से काफी कुछ बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अक्साई चीन को लिया। और सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप तिब्बत में ले लीजिए या बॉर्डर के एरिया में ले लीजिए, चाहे भूटान के खिलाफ या अपना नेपाल के उधर उन्होंने धीरे धीरे करके उन्होंने कई गांव उनके भी लिए, और इस तरीके से चलता आया है। अब ये हम आज इस बात को लेकर के चल रहे हैं, हम इस बात को क्यों नहीं सोचते कि तिब्बत की हमारे यहाँ सरकार बनी हुई बैठी हुई है, 1952 से आज तक क्यों बैठा के रखा है? अब तक क्यों नहीं हम उसको वहां पर यानी स्थापित कराना में कोशिश कर रहे हैं? उसके अलावा पीओके को क्यों नहीं हम ले रहे? यदि पीओके को आज हम अपने हाथ में लेते हैं, जो उसने रोड बनाई है जिससे कि उनका जो सारा माल जो मिडिल ईस्ट कंट्री में जाएगा, यदि उसके ऊपर हम लगाम लगा सकेंगे तो शायद ये बहुत बड़ी बात होगी।